सोमवार का दिन था। लालाराम इंटर स्कूल के दरवाजे खुले हुए आधा घंटा हो चुका था और गार्ड गेट पर बैठा अपनी ड्यूटी बजा रहा था। 2 टीचर संगीता और गौरी भी आ चुकी थी। संगीता तो रोज जल्दी आ जाया करती थी, लेकिन गौरी पहली बार इतनी जल्दी आई थी। सब कुछ ठीक था और फिर अचानक गार्ड ने संगीता की चीख सुनी। बचाओ! बचाओ! अरे ये कैसी चीख थी? गार्ड फौरन उस चीख की तरफ दौड़ा, लेकिन मेन गेट से क्लासेस तक पहुंचने में उसे थोड़ा टाइम लग गया और जैसे ही उसने एक क्लास में कदम रखा तो देखा कि संगीता की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके आसपास खून बह रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये किसने किया? गौरी मैम, आप कहाँ हैं? अरे ये क्या हो गया? मैं बाथरूम में थी। ये कौन चिल्लाया था? ओह शिट! संगीता, ये कैसे हुआ? यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो फिर किसने? तुम सीआईडी को बुलाओ फटाफट। अब वही इन सब का पता लगाएंगे। हमारा कुछ भी करना सही नहीं होगा। जी, मैं अभी सीआईडी को फोन करता हूँ। संगीता की हत्या की खबर मिलते ही कुछ ही देर में स्कूल में सायरन की आवाज गूंजने लगी। लालाराम इंटर स्कूल की शांत सुबह अब सीआईडी की गाड़ियों की शोर में डूब चुकी थी। भीड़ को किनारे करते हुए एसीपी रंधावा अपनी टीम के साथ स्कूल परिसर में दाखिल हुए। उनके साथ इंस्पेक्टर रविकांत, इंस्पेक्टर रोमा, इंस्पेक्टर शीला, सब इंस्पेक्टर अजय और जूनियर इंस्पेक्टर स्वामी भी मौजूद थे। रविकांत, रोमा, गार्ड और उस टीचर से पूछताछ शुरू करो। अजय, शीला, डेड बॉडी चेक करो। स्वामी, जरा आसपास नजर रखो। कुछ भी अलग दिखाई दे तो मुझे फौरन बताओ। यस सर। इंस्पेक्टर रविकांत और रोमा गार्ड और गौरी के पास जाते हैं। तुम्हारा नाम? गगन सर। घबरा क्यों रहे हो? आराम से बताओ, क्या देखा तुमने? सर, मैं तो गेट पर बैठा था, तभी अंदर से जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ। मैं दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब तक पहुंचा वो संगीता मैडम जमीन पर पड़ी थी। उनके आसपास खून ही खून था। किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर, कोई नहीं था वहाँ। और मैडम, आप कहाँ थी? मैं संगीता के साथ ही आई थी आज। फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम गई, वहीं थी। जब चीख सुनी तो भागती हुई आई, देखा कि संगीता की लाश जमीन पर पड़ी थी और गगन वहीं खड़ा था। मुझे तो लगा कहीं गगन ने ही। क्या बकवास है ये? अगर मैंने किया होता तो यहाँ खड़ा रहता, मैं तो भाग गया होता ना। झूठ मत बोलिए। बस दोनों शांत हो जाओ, हमें अपना काम करने दो। जब तक सबूत नहीं मिल जाते तब तक कोई फैसला नहीं होगा। उधर अजय और शीला बॉडी की जांच करते हैं। सर, पीठ पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया है, शायद कोई खंजर। लेकिन वो खंजर यहाँ नहीं, कातिल उसे साथ ले गया। तभी स्वामी को एक सबूत दिखता है, जिसे देखकर वो चिल्ला उठता है। सर, यहाँ कुछ मिला है, ये देखिए। ये एक स्टिकर है सर, दर्पण स्टेनलेस स्टील। लगता है ये उसी खंजर से गिरा होगा। गुड वर्क स्वामी, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। तभी एक टीचर मोहन और 2 स्टूडेंट्स प्रिया और राघव भागते हुए आते हैं। ये क्या हो गया मैम को? ओह माय गॉड! संगीता मैम का किसी से कोई झगड़ा हुआ था हाल ही में? कुछ दिन पहले प्रिंसिपल सर से कहा सुनी हुई थी इनकी। सर इन्हें निकालने की धमकी दे रहे थे। हाँ, और संगीता मैम ने गुस्से में कहा था, आप मुझे नहीं निकाल सकते। शांत हो जाओ, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। प्रिंसिपल साहब का कुछ अता पता है? इतने बड़े हादसे के बाद भी अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे। सर, शायद उन्हें खबर नहीं मिली होगी, या फिर जाने दीजिए, आते ही होंगे। ठीक उसी वक्त स्कूल के दरवाजे से एक लंबी काली गाड़ी अंदर आई। उसमें से एक सख्त चेहरे वाला आदमी उतरा। क्या हुआ है स्कूल में? मुझे रास्ते में कॉल आया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। संगीता मैम की हत्या हो गई है सर,
और हम जानना चाहते हैं कि आपकी उससे आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी। देखिए, वो चाहती थी कि मैं उसे प्रमोट कर दूं, लेकिन स्कूल में और भी टीचर्स हैं, मैं अकेले उसी को कैसे प्रमोट कर देता। वैसे भी कॉलेज में मैं उनका सीनियर था, तब भी वो यही चाहती थी कि मैं बाकी सबको छोड़कर सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका दुश्मन था। क्या आपको लगता है कि ये बात इतनी बड़ी थी कि कोई जान ले सकता है? लेकिन प्रिंसिपल साहब, आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिससे उनकी कोई बात हुई हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन तो करिए। अगर आपको मुझ पर शक करना है तो बेझिझक कीजिए, मगर सच्चाई का पता लगाइए। ये मेरे स्कूल की इज्जत का सवाल है। एसीपी रंधावा एक कोने में खड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे। प्रिंसिपल की बातों में आत्मविश्वास और स्पष्टता थी। वो बोले, ठीक है रविकांत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और तुम सब लोग संगीता के घर जाओ। जरा पता करो वहां कोई सुराग मिलता है क्या। सीआईडी की गाड़ी जैसे ही संगीता के घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ राधा, पिता श्यामलाल और भाई चमन तीनों रोने लगे। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का? सीधी सादी थी, स्कूल से सीधा घर आती थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीआईडी की टीम को संगीता के घर में कुछ खास हाथ नहीं लगा, मगर तभी राधा ने इंस्पेक्टर शीला के सामने एक राज खोला। बेटा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। संगीता का किसी से, मतलब उसका किसी लड़के से अफेयर था। क्या? किससे? वो हमें नहीं बताती थी ना, लेकिन उसका भाई चमन बहुत गुस्से में रहता था इस बात को लेकर। एक बार तो उसने साफ कहा था कि अगर इसने हमारी नाक कटवाई तो इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब मुझे लगा था गुस्से में कह रहा है, पर अब सोचती हूँ कहीं उसी ने तो। इंस्पेक्टर शीला चुपचाप वापस गई और ये बात एसीपी रंधावा को बताई। तो चमन को गुस्सा था और अब बहन की मौत पर वो सबसे ज्यादा आक्रामक भी है। रविकांत, उस पर नजर रखो। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। और अब तुम लोग स्कूल जाकर बच्चों से बात करो, खास तौर पर उनसे जिन्हें संगीता पढ़ाती थी। कई बार बच्चों की बातों में भी बड़े राज छिपे होते हैं। ओके सर। स्वामी और अजय स्कूल के कॉमन रूम में पहुंचे। वहां 11वीं और 12वीं के कुछ छात्र बैठे हुए थे। माहौल में कोई असहजता नहीं थी। बच्चे सामान्य रूप से बात कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अजय ने छात्रों की ओर देखा और बात शुरू की। देखो बच्चों, हम बस कुछ सामान्य बातें पूछने आए हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, हमें मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि किसने मारा और क्यों मारा। इसी बीच एक कोने में बैठी एक लड़की, पल्लवी, चुपचाप अपने फोन में उलझी हुई थी। उसके चेहरे पर बेपरवाही थी। स्वामी उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा नाम पल्लवी है? पल्लवी ने सिर उठाए बिना ही जवाब दिया। तुम कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? क्यों? हमें क्यों बुलाया गया? हमें क्या पता किसने मारा, और मारा भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है। स्वामी को उसका बर्ताव अजीब लगा। उसे शक हुआ कि शायद वही हत्यारन हो सकती है, लेकिन तभी एक लड़का बोल पड़ा। सर, पल्लवी तो हमेशा से ही ऐसी है। उसे तो हर चीज में प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, वो बस दिखावा करती है, पर वो किसी को मार नहीं सकती। स्वामी ने गहरी सांस ली और इस बात को वहीं छोड़ दिया। उधर एसीपी विजय फाइलों में उलझे हुए थे। तभी डॉक्टर दास कमरे में आए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कहिए डॉक्टर साहब, क्या निकला? डॉक्टर दास ने एक फोटो आगे बढ़ाया। सर, संगीता की हत्या किसी चाकू या ब्लेड से नहीं हुई है, बल्कि इस चीज से हुई है। डॉक्टर दास ने एक फोटो आगे बढ़ाई।
एसीपी ने फोटो देखी। वो एक साधारण सब्जी छीलने वाला कुकुम्बर पीलर था। वो स्टिकर भी शायद किसी का था जो लाश के पास मिला था। पता लगाओ कि ये पीलर कहाँ बिकते हैं। रोमा और शीला बाजार जा पहुंची। उन्होंने कई दुकानदारों से पूछताछ की। मैडम, ये तो हर घर में होता है, बहुत लोग खरीदते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, कोई और निशानी नहीं है क्या? सच बताओ तो ये मेरे घर में भी है। ऐसे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। फिर दोनों लौटने लगे। तभी अचानक शीला की नजर एक कूड़ेदान के पास गई। रुको, वो क्या है? कूड़े में वही पीलर पड़ा हुआ था, खून से सना हुआ, स्टिकर फटा हुआ था, लेकिन पहचान अब भी मुमकिन थी। ये वही है। शीला ने रुमाल बांधकर उसे उठाया और पॉलीथिन में रखा और वापस जाकर ऑफिस में एसीपी को पीलर दिखाया। पता लगाओ कि ये कूड़ा जहाँ पड़ा था वहाँ आसपास किसका घर है। सर, हमने पहले ही देखा है, वहाँ कोई टीचर या स्टाफ का घर नहीं है। तभी दरवाजा खुला और अजय, रविकांत और स्वामी अंदर आए। एसीपी ने उन्हें पूरी स्थिति बताई। सर, अगर वो जगह स्कूल के पीछे है तो वहाँ तो सिर्फ एक ही घर है और वो प्रिया का है। तो देर किस बात की है? उसे पकड़ कर लाओ। रोमा और शीला तुरंत प्रिया को पकड़कर ले आई। तुम्हारा घर स्कूल के पीछे है? जवाब दो। प्रिया कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। बोलती क्यों नहीं? ये कहकर शीला ने एक जोरदार थप्पड़ मारा तो प्रिया रोते हुए बोल पड़ी। हाँ, मेरा ही घर है वहाँ पर इससे क्या साबित हो सकता है? शीला ने उसे फंसाने के लिए एक झूठ बोला और वो फंस गई। हमने आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उसमें तुम्हारी शक्ल साफ दिखाई दे रही थी, ये पीलर खरीदते हुए। तो अब झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने ही मारा था संगीता को। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्यों मारा उसे? क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड राघव से ज्यादा बात करती थी और मुझे बस डांटती रहती थी। मैं डरती थी कि कहीं वो उसे मुझसे छीन ना ले। शर्म करो, ये क्या सोच है? इतनी जलन, वो भी अपनी टीचर से। तुमने मारा कैसे उसे? मैंने स्कूल के पीछे वाली दीवार फांदी और पीछे से हमला किया और मारकर फौरन वापस भाग गई। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी घिनौनी हरकत। कमरे में सन्नाटा था, सबके चेहरों पर हैरानी थी। एक स्टूडेंट अपने गुस्से और जलन में मासूमियत का खून कर बैठी थी। ये केस एक सवाल छोड़ गया कि क्या इंसानी भावना इतनी जहरीली हो सकती है कि रिश्ते, समझ और मर्यादा सब खत्म हो जाए। सुबह के 4 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई अचानक प्रदीप की चीख गूंजी। प्रदीप का बेटा पवन उस पर चाकू से वार कर रहा था और उसकी माँ किरण उसके सिर पर भी चोट थी। पवन ने शायद उसे भी मारा था। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे बेटा, तुम चुप रहो माँ। नहीं बेटा, नहीं, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। प्रदीप की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अचानक आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हे भगवान, पवन, ये तूने क्या किया? कोई जल्दी सीआईडी को कॉल करो। हे भगवान, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था, तू मेरी कोख में ही क्यों नहीं मर गया? जमीन पर प्रदीप की लाश पड़ी थी, लेकिन पवन बिल्कुल आराम से खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी वो चाकू मौजूद था जिससे उसने अपने ही बाप की जान ली थी। लेकिन आखिर एक बेटे ने अपने पिता को मारा क्यों? इस सवाल के जवाब से पर्दा तो सीआईडी ही उठाएगी। साहब, इसने अपने बाप को मार डाला। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें अपना काम करने दीजिए। पवन के हाथ में अब भी वो खून से सना हुआ चाकू था। पवन, अपने हाथ से चाकू नीचे रखो। पवन ने कोई हरकत नहीं की। आखिर इंस्पेक्टर रविकांत ने चाकू छीनकर प्लास्टिक की थैली में डाला। हथकड़ी लगाओ इसे। पवन को हथकड़ी लगाई गई।
और सीआईडी टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू की। प्रदीप की लाश पर चाकू के बहुत सारे घाव थे। खून चारों ओर फैला था। कमरे में हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे झगड़ा हुआ हो। क्या हुआ है, डिटेल में बताओ। मैं अपने कमरे में थी, अचानक चीखें सुनी। जब बाहर आई तो देखा पवन अपने पिता को मार रहा था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे भी मारने की कोशिश की। क्या पवन और उसके पिता के बीच पहले भी झगड़े होते थे? नहीं, कभी नहीं। ये तो बहुत सीधा लड़का था, पता नहीं उसे क्या हो गया। सीआईडी टीम ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन सबकी गवाही एक जैसी ही थी। पवन ने अपने पिता को चाकू से गोद डाला, लेकिन क्यों? पवन, हमने सबूत देख लिए हैं, गवाहों की गवाही भी हमारे पास है। अब तुम हमें बता सकते हो कि तुमने अपने ही पिता को क्यों मारा? देखो, जितना जल्दी बोलोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। चलो अब जल्दी से सच बताओ पवन। पवन, अपने ही बाप को मार डाला और अब मुंह नहीं खोलोगे? दर्द करता था जब वो सांस लेते थे, जब वो चलते थे, जब वो मुझसे बात करते थे, जब वो मेरी ओर देखते थे, दर्द होता था। पवन, साफ साफ बताओ। हर बार जब वो हंसते थे, हर बार जब वो बोलते थे, हर बार जब वो माँ से प्यार से बात करते थे, उनके होने से तकलीफ होती थी मुझे। सीआईडी टीम पवन की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पवन के मन में प्रदीप के लिए नफरत घर कर चुकी थी। लेकिन क्यों? पवन, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया था? नहीं। तो फिर बस दर्द होता था। सीआईडी टीम के लिए ये केस अब और भी पेचीदा हो गया था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये किसी और की गहरी सच्चाई की परतें समेटे हुए था। सर, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? सबने देखा कि पवन ने अपने बाप का कत्ल किया। मामला साफ है। इसे कोर्ट में भेजते हैं, वहीं से फांसी की सजा हो जाएगी। अजय, कोई भी केस इतना आसान नहीं होता। जब तक सारी परतें नहीं खुलती तब तक सच तक पहुंचना मुश्किल होता है। ये मत भूलो कि ये कानून है। यहाँ सिर्फ आंखों देखी पर नहीं, बल्कि सबूतों और वजहों पर फैसले होते हैं। रोमा और शीला, इसकी माँ से दोबारा बात करो, कुछ तो पता चलेगा। इंस्पेक्टर रोमा और शीला पवन के घर पहुंची। किरण घर के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जब पहली बार उसने बयान दिया था तब वो अपने बेटे को कोस रही थी, लेकिन आज वो फूट फूट कर रो रही थी। किरण जी, हम फिर से आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप कह रही थी कि आपने पवन को अपने पति पर वार करते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा। वो तो बहुत अच्छा था, उसने ऐसा क्यों किया? पर पिछले बयान में तो आप अपने बेटे को गुनहगार मान रही थी, आज उसकी मासूमियत की बात कर रही हैं। क्योंकि मैं माँ हूँ। कल तक मुझे गुस्सा था, पर आज सोच रही हूँ कि मेरा पवन ऐसा कैसे कर सकता है। ये मुमकिन ही नहीं है। रोमा और शीला ने एक दूसरे की ओर देखा। किरण का बदला हुआ व्यवहार उन्हें खटक रहा था। इसके बाद वो पड़ोसन शांति से मिली। मैं तो अब तक यकीन नहीं कर पा रही कि पवन ने ऐसा कर दिया। अरे वो तो बहुत सीधा लड़का था, मोहल्ले में सबसे प्यार से बात करता था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने। पर आपने ही हमें सबसे पहले बताया था कि पवन ने अपने पिता का कत्ल किया है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर क्या पता उसने मजबूरी में किया हो, क्या पता उसके दिल में कोई और दर्द हो जो हम समझ नहीं पाए। मामला उलझता जा रहा था। पवन का सीधा साधा स्वभाव, उसकी माँ व पड़ोसियों की बातें सीआईडी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अब तक सीआईडी के हाथ कोई ठोस वजह नहीं लगी थी। आखिरी उम्मीद थी पवन का ऑफिस। वो लोग उसके ऑफिस पहुंचे। उसके एक कलीग के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पंकज, तुम घबराए हुए क्यों हो जी? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कुछ छुपा रहे हो पंकज, सच सच बताओ।
सर, दरअसल मैंने पवन को ब्लैकमेल किया था। ब्लैकमेल? क्यों? क्योंकि उसने ऑफिस में प्रमोशन लेने के लिए बाकी लोगों का काम चुराया था और मैं उसे धमका रहा था कि अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं बॉस को बता दूंगा। पर सर, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अब तक सबने यही बताया कि पवन बहुत सीधा इंसान था और अब पंकज ने जो बताया वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो अपने बाप का मर्डर कर दे। तो आखिर ये चल क्या रहा है? जो हुआ वो क्यों हुआ? पूरे दिन की छानबीन के बाद सब लोग वापस लौटे। डॉक्टर दास उनकी राह देख रहा था। उसके हाथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी। सर, प्रदीप की मौत चाकू से ही हुई है, लेकिन एक अजीब बात है। क्या? प्रदीप के शरीर पर जितने भी चाकू के घाव हैं, वो सभी सीने पर हैं, सिर्फ एक पीठ पर है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में स्लीपिंग पिल्स मिली है। मतलब पहले उसे नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वो नहीं मरा तो चाकू से हमला किया गया। तभी सब इंस्पेक्टर अजय के पास फोन आया। उसने फोन उठाया, कुछ सुना और फिर तेजी से फोन काट दिया। सर, एक खबर मिली है जो इस केस को पूरी तरह से पलट सकती है। जल्दी बताओ, क्या पता चला? पवन की माँ किरण, वो मानसिक रूप से बीमार है। बाइपोलर डिसऑर्डर? तो फिर चलो, हमें किरण से बात करनी होगी। जब पुलिस टीम दोबारा किरण के घर पहुंची तो वो अंदर का नजारा देखकर चौंक गए। किरण पूरे घर में फूलों की माला डाल रही थी, गाने गुनगुना रही थी और खुशी से झूम रही थी, जैसे कोई बड़ा जश्न हो रहा हो। किरण, ये तुम क्या कर रही हो? अरे साहब, आप आ गए। आइए आइए, देखिए ना, घर कितना सूना लग रहा था। सोचा थोड़ा सजावट कर दूं। तुम्हें होश भी है कि तुम्हारा पति मर चुका है? हाँ, मर गया और बहुत अच्छे से मरा। क्या मतलब जी? मतलब यही कि मैंने उसे खुद मारा। तुमने? पहले मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स दी ताकि वो चुपचाप सो जाए और मर जाए, पर वो मरा नहीं। तो फिर मैंने चाकू उठा लिया और फिर एक के बाद एक वार कर दिए। पर मेरा बेवकूफ बेटा पवन, उसने मुझे बचाने के लिए धक्का दे दिया और खुद चाकू पकड़ लिया। और जब सब लोग आ गए तो आखिरी बार खुद कर दिया ताकि सबको लगे कि वही हत्यारा है। किरण जमीन पर लेटकर पागलों की तरह हंसने लगी। सीआईडी ने तुरंत किरण को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो पवन अपनी माँ को देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सर, मेरी माँ बीमार है, उसे छोड़ दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए, पर उसे मत ले जाइए। पवन तुम्हारी माँ मर्डरर है, लेकिन कानून उसके हालात को देखेगा। उसे फांसी नहीं होगी, लेकिन अब वो अस्पताल में रहेगी जहां उसका इलाज होगा। माँ, माँ। पवन टूट चुका था क्योंकि पहले उसने अपनी माँ के हाथों अपने पिता को मरते देखा और अब अपनी बीमार माँ को जेल जाते। सब समझ रहे थे कि ये केस यहीं खत्म हो गया, लेकिन अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। डॉक्टर दास को पता चला कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर की रिपोर्ट नकली है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सच है। जब अजय ने वो रिपोर्ट मुझे दिखाई, मैं तभी समझ गया था। फिर मैंने पता किया कि ये बनाई किसने, तो पता चला कि ये किसी निर्मल नाम के डॉक्टर ने बनाई है। एंड गेस व्हाट? वो डॉक्टर निर्मल किरण का बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर दास, तमीज से बात कीजिए, वो मेरी माँ है। आई एम सॉरी, पर यही सच है। इन्वेस्टिगेशन करना तो हमारा काम है डॉक्टर, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब नकली रिपोर्ट देखी तो मैंने सोचा थोड़ा सीआईडी मैं भी खेल लूं। मैं जब निर्मल से मिलने गया तो उसने तो मोबाइल के वॉलपेपर पर भी किरण की फोटो रखी थी। बस बाकी आप सब समझ जाइए। तो अब वो कहाँ है? वो वही है, अपने क्लिनिक में। जाइए, उसे पकड़ लीजिए। पवन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतने समय से झूठ बोल रही थी।
वो बेसुध होकर गिर पड़ा। अब सारे पन्ने खुल चुके थे। निर्मल को पकड़ लिया गया। 2 थप्पड़ लगते ही उसने सारा सच उगल दिया और बताया कि ये सारा किरण का प्लान था। आई नो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस कलयुग में कुछ भी संभव है। ये भी कि अपनी वासना के चलते एक औरत अपने पति को बेटे से मरवाकर दोनों को अपने रास्ते से हटा दे।